बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। थ्योरी ऑफ वेल्डिंग के सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 9 विच इज़ मैकेनिज़्म ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ मेटल आज हम स्टडी करेंगे। जो सब्जेक्ट हम स्टडी कर रहे हैं उसका कोड MW223 जो कि मेटलर्जी एंड वेल्डिंग सेकेंड ईयर की क्लास के लिए है। मैकेनिज़्म ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ मेटल वेल्डिंग की साइंस के अंदर इंतहाई अहमियत का हामिल चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से मोल्टन मेटल बेस मेटल के अंदर ट्रांसफ़र होती है। मोल्टन मेटल, कौन सी मोल्टन मेटल हम बात कर रहे हैं? उस मोल्टन मेटल की जो कि इलेक्ट्रोड के ज़रिए जिस वक्त हम वेल्डिंग के दौरान ज़्यादा हाई टेम्परेचर के ज़रिए जो हमारी इलेक्ट्रोड है, ज़्यादा टेम्परेचर पर जिस वक्त वो जाता है तो उस जगह पर ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर आपका जो मोल्टन जो इलेक्ट्रोड है वो मेल्ट होता है और मेल्ट होने के बाद वो ट्रांसफ़र होता है, आपकी बेस मेटल के साथ मिलता है। मैकेनिज़्म ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ मेटल अहमियत का हामिल इस वजह से है कि इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, इसके जो असरात हैं वो वेल्डिंग पैरामीटर्स को डिस्टर्ब करते हैं। वेल्डिंग पैरामीटर्स को जिस वक्त हम बात करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, तो दैट्स मीन कि उसके इफ़ेक्ट्स वेल्डेड ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी आते हैं। तो अगर हमारी मैकेनिज़्म ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ मेटल प्रॉपर होगी, जो रूल्स दिए गए हैं, जो स्टैंडर्ड्स तरीक़ाकार है, स्टैंडर्ड तरीक़ाकार के मुताबिक अगर मैकेनिज़्म ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ मेटल हो रही है तो फिर हमारी जो ओवरऑल वेल्डेड ऑब्जेक्ट की स्ट्रेंथ है या उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी अच्छी आएंगी। हम इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद हमने इस चैप्टर के अंदर वो जो लॉज हैं मैकेनिज़्म ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ मेटल की कि किस तरह से हमारी जो मोल्टन मेटल है वो बेस मेटल के अंदर शामिल होती है, वो हमने देखने हैं। वैसे तो काफ़ी सारे जो लॉज हैं वो कवानीन हैं वो आपके मैकेनिज़्म ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ मेटल के ऊपर असर अंदाज होते हैं, लेकिन कुछ जो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं उनका ज़िक्र हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग द इलेक्ट्रोड इज़ मेल्टेड and liquid droplets are formed at the tip of the electrodes. As all you know that कि जिस वक्त वेल्डिंग के अंदर ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है तो जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है उसकी बिल्कुल टिप के ऊपर से, बिल्कुल उसकी जो नोक होती है उस जगह से आपकी जो इलेक्ट्रोड है वो मेल्ट होता है और मेल्ट होने के बाद वो बेस मेटल के साथ शामिल होता है। उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो वहाँ से गिरना शुरू होते हैं। द मेल्टेड मेटल ग्रोज एंड इज़ डिटैच्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रोड। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे जो मोल्टन मेटल का एक वो ड्रॉपलेट है उसके अंदर इंक्रीज़ आएगा, वो बढ़ता चला जाएगा, ग्रो होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे वो बढ़ेगा उसकी जो फोर्स है वो इतनी ज़्यादा होगी कि वो आपके इलेक्ट्रोड की टिप में से जुदा हो जाएगा। दिस प्रोसेस ऑफ मेटल ट्रांसफ़र इंक्लूड ड्रॉपलेट्स फॉर्मेशन, डिटैचमेंट एंड ट्रांसफ़र इन द आर्क। यहाँ पर तीन चीज़ें स्टेप वाइज आप लोगों को समझाई जा रही हैं कि ये जो मेटल ट्रांसफ़र का पूरा प्रोसेस है इसके अंदर तीन चीज़ें इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। नंबर वन कि हाई टेम्परेचर पैदा हो, हाई टेम्परेचर की वजह से जो ड्रॉपलेट है वो बने, फॉर्मेट हो, मतलब उसके अंदर फॉर्मेशन है। दूसरी चीज़ कि वो इतना ज़्यादा बने कि उसके अंदर डिटैचमेंट हो, वो टूटे। टूटने के बाद तीसरी चीज़ यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र ये नहीं कि आपका जो मोल्टन ड्रॉपलेट बना और गिरा वो किसी ऐसी जगह पर गिरा जहाँ पर उसकी किसी किस्म की कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, यानी कि उसको उस जगह पर गिरना चाहिए जहाँ पर आपकी बेस मेटल की वेल्ड पूल मौजूद है। It play an important role in determining the process stability, weld quality and productivity of welding. मैंने जैसा कि शुरू में आप लोगों को बताया था कि जो मैकेनिज़्म ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ मेटल है इसका ओवरऑल जो इफ़ेक्ट है वो वेल्डिंग की जो स्टेबिलिटी है उसके ऊपर जाता है, वेल्ड की जो क्वालिटी है उसके ऊपर जाता है और इसी तरह से ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी वेल्डिंग की होती है उसको भी वो इफ़ेक्ट कर सकता है। टू अंडरस्टैंड मोल्टन मेटल ट्रांसफ़र इन आर्क वेल्डिंग रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिज़िक्स इन्वॉल्व। अगर आप चाहते हैं कि जो आर्क वेल्डिंग की रिक्वायरमेंट है हम उसको समझें, जो आर्क वेल्डिंग का प्रॉपर तरीक़ाकार है हम उसको समझें, तो फिर ज़रूरी है कि मैकेनिज़्म ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ मेटल में जो फ़िज़िक्स इन्वॉल्व है सबसे पहले आप उसको अंडरस्टैंड करें। तो उस फिज़िक्स को इन्वॉल्व करने के लिए, उस फिज़िक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि ये जो डायग्राम है इसको अंडरस्टैंड करें। यहाँ पर ये जो लेंथी सा लॉन्ग सा नीचे की तरफ पॉइंटेड एक ट्यूब सी नज़र आ रही है, ये बेसिकली कॉन्टैक्ट ट्यूब है और इसके नीचे बिल्कुल ये जो आपको नज़र आ रहा है इसको हमने
वेल्डिंग वायर का नाम दिया हुआ है, यही आपका इलेक्ट्रोड भी है। कॉन्टैक्ट ट्यूब कहने का मतलब ये है कि आपने जो करंट की सप्लाई है वो बेसिकली इस इलेक्ट्रोड तक प्रोवाइड की हुई है इस कॉन्टैक्ट ट्यूब के ज़रिए। जैसे जैसे आप करंट को बढ़ाते चले जाते हैं वैसे वैसे ये जो इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड के अंदर आपका जो रेजिस्टेंस है वो क्रिएट होती है। इवन इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट होती है कि यहाँ पर लोकलाइज जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे ये जो इलेक्ट्रोड है यहाँ से मेल्टिंग स्टार्ट होगी। इतनी ज़्यादा मेल्टिंग स्टार्ट होगी कि ये जो मोल्टन ड्रॉपलेट है इसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। जितनी जितनी ज़्यादा ग्रोथ शुरू होगी वैसे वैसे ये मोल्टन ड्रॉपलेट्स इस तरह से नीचे की तरफ गिरना शुरू होगा। कहाँ पे गिर रहा है ये, कहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, ये नीचे पड़ी हुई है जी आपका वर्क पीस। ये जो वर्क पीस है यहाँ पर बना हुआ ये वाला जो वेल्ड पूल है इसके अंदर ये ट्रांसफ़र होकर शामिल होता चला जा रहा है। बाकी जो क्रेडेंशियल्स यहाँ पर गिवन है उसमें आप देख सकते हैं कि डिटैच्ड ड्रॉपलेट्स को यहाँ पर शो कराया गया है। डिटैच्ड जो ड्रॉपलेट है वो नीचे गिरता चला जा रहा है। ये आर का कॉलम बनाया गया है और इसी तरह से सबसे आखिर में ये वर्क पीस है। तो ये जो साइंस है कि किस तरह से मोल्टन ड्रॉपलेट आपका बना, किस तरह से वो आपके इलेक्ट्रोड में से जुदा हुआ, सेपरेट होने के बाद किस तरह से वो बेस मेटल के साथ शामिल हो गया। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम कुछ कवानीन को स्टडी करेंगे। ड्यूरिंग वेल्डिंग प्रोसेस वेरियस फोर्सेस एक्ट ऑन द लिक्विड ड्रॉपलेट एंड आल्सो ऑन द वेल्ड पूल। जिस वक्त वेल्डिंग हम कर रहे होते हैं उस वक्त एक नहीं एक से ज़्यादा जो फोर्सेस हैं वो आपकी वेल्डिंग के ऊपर असरअंदाज हो रही होती हैं। पूरी की पूरी वेल्डिंग के ऊपर असरअंदाज होने से मुराद ये है कि वो जो वेल्ड पूल है उसके ऊपर स्पेसिफिकली वो असरअंदाज हो रही थी। दीज फोर्सेस इन्फ्लुएंस द मोड ऑफ मोल्टन ट्रांसफ़र and the motion of the liquid metal in the droplet and the weld pool, which in turn can have an effect on process stability, weld penetration and bead geometry. अब ओवरऑल जो इसका इफेक्ट है वो जो फोर्सेस हमारी वेल्डिंग प्रोसेस के दौरान इन्फ्लुएंस कर रही हैं, असरअंदाज हो रही हैं। जनरली जिस वक्त कुछ फोर्सेस आपकी मोल्टन मेटल के ऊपर असरअंदाज होती हैं तो वो आपके मेटल ट्रांसफ़र को भी इफ़ेक्ट कर सकती हैं। जिस वक्त हम बात करते हैं कि आपकी जो मोल्टन मेटल की जो प्रोसेस है, मोल्टन मेटल बनने के बाद उसने अलहदा होना है, अलहदा होने के बाद उसने नीचे ट्रांसफ़र होना है, इसमें अगर कुछ फोर्सेस आपकी इन्वॉल्व होंगी तो ये सारे का सारा प्रोसेस जो होगा ये डिस्टर्ब हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर आप प्रोसेस की जो स्टेबिलिटी है उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ कर रहे होंगे, वेल्ड की जो पेनिट्रेशन है उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ कर रहे होंगे और बीड की जो ज्योमेट्री है उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ कर रहे होंगे। तो ज़रूरत यहाँ इस अमर की है कि आप लोगों ने जो मेटल ट्रांसफ़र का मैकेनिज़्म है उसको कंट्रोल करना है। द फोर्सेस कंट्रोलिंग दिस ट्रांसफ़र आर वेरी कम्प्लेक्स। जो फोर्सेस इस प्रोसेस को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स किस्म की हैं, मुश्किल किस्म की, उनको अंडरस्टैंड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है। एंड टुगेदर विद द साइज़ ऑफ द ड्रॉपलेट्स दे डिटरमिन द मैकेनिज़्म ऑफ मेटल ट्रांसफ़र। ये फोर्सेस जिस वक्त आपके ड्रॉपलेट्स के साइज़ के साथ हम कंपैरिजन इनका करते हैं तो यही बेसिकली इसी को समझना हम ये कहते हैं कि हमारे मैकेनिज़्म ऑफ मेटल ट्रांसफ़र को समझने के मुतरादिफ है। दीज फोर्सेस अफेक्टिंग मेटल ट्रांसफ़र आर ग्रेविटी, गैस एक्सपेंशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फोर्सेस एंड सरफेस टेंशन। जिन फोर्सेस का मैंने जिक्र किया है उन फोर्सेस में आपकी सबसे पहले ग्रेविटी, फिर उसके बाद गैस एक्सपेंशन, नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फोर्सेस एंड सरफेस टेंशन शामिल है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम वन बाय वन हर एक फोर्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेविटी की। द ग्रेविटेशनल फोर्सेस इज डिटैचिंग फोर्सेस व्हेन द इलेक्ट्रोड इज पॉइंटेड डाउनवर्ड एज इन डाउन हैंड वेल्डिंग एंड रिटेनिंग फोर्सेस व्हेन इट इज़ पॉइंटेड अपवर्ड एज एन ओवरहेड वेल्डिंग। यहाँ पर जो ग्रेविटी है उसको अंडरस्टैंड करना इंतहाई ज़रूरी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे कुर्रा अर्ज़ में एक ख़ास किस्म की फ़ोर्स एक्ट कर रही है जिसका नाम ग्रेविटेशनल फोर्सेस है। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हम बेसिकली ग्रेविटी के अंदर उसी फोर्सेस का जिक्र करेंगे। दो तरह की वेल्डिंग हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, एक डाउन हैंड ऊपर से नीचे की तरफ और एक ओवरहेड पोजीशन नीचे से ऊपर की तरफ। जिस वक्त हम बात करते हैं डाउन हैंड वेल्डिंग की तो उस वक्त हमारी ग्रेविटी का इफ़ेक्ट और होगा
और जिस वक्त हम बात करेंगे ओवरहेड वेल्डिंग की तो उस वक्त हमारी ग्रेविटी का इफ़ेक्ट और होगा। आप जिस वक्त डाउन हैंड वेल्डिंग कर रहे होंगे तो उस वक्त जो ग्रेविटेशनल इफ़ेक्ट है वो 100% आपका इफ़ेक्ट कर रहा होगा। ऑन द अदर हैंड जिस वक्त ओवरहेड वेल्डिंग हम कर रहे होंगे, मोल्टन ड्रॉपलेट को नीचे गिराने की बजाय हम ऊपर की तरफ लेकर जाने की कोशिश करेंगे तो ग्रेविटी का जो इफ़ेक्ट होगा वो उलट होगा। एक जो वेल्डिंग हम डाउन हैंड परफॉर्म करेंगे उसमें ग्रेविटेशनल फोर्सेस हमें मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ मेटल के अंदर हेल्प कर रही होंगी। ऑन द अदर हैंड जो ओवरहेड वेल्डिंग है, ऊपर जिस वक्त हम वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त वो जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमें रिपेल कर रही होंगी, हमें वो रेजिस्ट कर रही होंगी। तो इस सारे के सारे फिनोमेना में हमने रोल कैसे अदा करना है, एक वेल्डर ने किस तरह से वेल्डिंग को परफॉर्म करना है, ये एक आर्ट है। इस आर्ट को समझने के लिए हम बेसिकली ये ग्रेविटी को समझ रहे हैं। न्यूमेरिकली इट इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ डिटैचिंग मोल्टन ड्रॉपलेट्स। अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस की कि कितनी जो फोर्स है वो हमारी इफ़ेक्ट करी होगी। न्यूमेरिकली इसको डिफरेंट प्रूफ्स के अंदर प्रूफ किया गया है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी मोल्टन ड्रॉपलेट जो गिर रहा होता है उसके ऊपर इफ़ेक्ट कर रही होती है वो तकरीबन आपका बराबर होती है उतनी जितना कि आपके मोल्टन ड्रॉपलेट का वज़न होगा। सपोज़ करें कि 1 ग्राम आपका मोल्टन ड्रॉपलेट गिरा है तो इसका मतलब है कि 1 ग्राम जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका भी इफ़ेक्ट होगा। तो ग्रेविटी इज़ अ मेजर फैक्टर प्लेइंग अ पार्ट ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ फिलर मेटल एंड स्लैग फ्लक्स इन फ्लैट पोजीशन। जो ग्रेविटी है वो आपकी मेटल ट्रांसफ़र के अंदर ख़ास करके फ्लैट पोजीशन वेल्डिंग जिस वक्त हम कर रहे होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है, स्लैग की फॉर्मेशन में भी और इसी तरह से जो फिलर मेटल है उसकी फिलिंग में भी। फॉर वेल्ड मेड इन फ्लैट पोजीशन इट फैसिलिटेट हाई डेपोजिशन रेट ऑफ फिलर मेटल ड्यू टू द यूज़ ऑफ लार्ज डायमीटर इलेक्ट्रोड। जिस वक्त हम फ्लैट पोजीशन के ऊपर वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स ये जिसकी हमने अभी बात की है ये आपको सपोर्ट करती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फिलिंग कर लें, इवन आफ्टर कि आप बड़े डायमीटर का इलेक्ट्रोड भी इस्तेमाल करें। फॉर वेल्ड मेड इन अदर पोजीशन दिस फैक्टर कंपेल द यूज़ ऑफ स्मॉल डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड। दूसरी जो पोजीशंस के अंदर वेल्डिंग है, जिस तरह से हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग है, आपकी ओवरहेड वेल्डिंग है, इसकी जिस वक्त आप बात करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपको कंपेल करती है, आपके जो प्रोसेस है उसके अंदर रुकावट पैदा करती है, जिसकी वजह से आप लोग स्मॉल डायमीटर के इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हर सूरत आप लोगों को ज़्यादा डायमीटर के इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अभी ऊपर हमने सेकंड लाइन के अंदर डिस्कस किया है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपकी न्यूमेरिकली इक्वल होती है मोल्टन ड्रॉपलेट के वज़न के मुताबिक, या मोल्टन मेटल के जो वज़न होता है, मोल्टन ड्रॉपलेट्स का जो वज़न है उसके बराबर होती है। तो जैसे जैसे हम ज़्यादा बड़े साइज़ का इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करेंगे तो जो मोल्टन ड्रॉपलेट है उसका जो साइज़ होगा वो भी बड़ा होगा। तो अल्टीमेटली जो मोल्टन ड्रॉपलेट है उसका साइज़ बड़ा होगा तो फिर हमारा अल्टीमेटली जो ग्रेविटेशनल फोर्स का इफ़ेक्ट है वो भी ज़्यादा होगा। तो इस सूरत में फिर हम अदर पोजीशंस होती हैं जिसके अंदर ओवरहेड और हमारी हॉरिजॉन्टल पोजीशन शामिल है, उसमें छोटे साइज़ के इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये इस डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे कि किस तरह से जो ग्रेविटी है वो आपकी असरअंदाज हो रही है। ये आपका इलेक्ट्रोड दिखाया गया है, ये यहाँ पर पिंचिंग इफेक्ट है। पिंचिंग इफेक्ट आपका बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे ये वाला जो ड्रॉपलेट है इसके साइज़ के अंदर इंक्रीज़ आएगा। कब आएगा इसके साइज़ के अंदर इंक्रीज़? उस वक्त आएगा जिस वक्त आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, यहाँ से इलेक्ट्रोड ज़्यादा मेल्ट होगा। इलेक्ट्रोड ज़्यादा मेल्ट होगा तो ये नीचे जो ग्रेविटी इसको इफेक्ट कर रही है उसकी वजह से नीचे जाएगा और यहाँ पर ये पिंचिंग इफेक्ट पैदा होगा। पिंचिंग इफेक्ट ज़्यादा होने से ये जो ड्रॉपलेट है यहाँ से अलग होकर नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर इसमें कोई डाउट नहीं है कि सरफेस टेंशन की फोर्स भी दिखाई जा रही है। सरफेस टेंशन को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। ये जो डायग्राम है ये डायग्राम आपकी है फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ड्रॉप। एक ड्रॉप के ऊपर कौन कौन सी जो फोर्सेस हैं वो एक्ट कर रही होती हैं।